चलिए बेटा, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में हमें जो है पोटेंशियल और फ्लक्स के बारे में पढ़ना होगा। पार्ट 2 में हम लोग पोटेंशियल को जब हम पढ़ेंगे तो आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक डायपोल। उस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 में हम लोग करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल की भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाला जाता है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तो उसी के अंदर हम डायपोल की स्टडी करेंगे। डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों इकट्ठा फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल वो टॉपिक सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डायपोल वाला टॉपिक। फिलहाल हम यहाँ पे पहले जो दो तीन चीज़ें रह गई हैं हमारी, उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं चीज़ें। अब इनका जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कोई रोल नहीं है। कल वाले टॉपिक का भी नहीं था, आज वाले का भी नहीं है। कल हमने जो है एक रिंग लिया था और एक लाइन चार्ज दी थी, और रिंग की एक्सिस पे लाइन चार्ज को रखा था और देखा था कि रिंग की एक्सिस पे लाइन चार्ज रखने पर लाइन चार्ज कितनी फोर्स फील कर रहा है, ठीक है। अब फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अगर हम एक डिस्क लेते हैं और डिस्क की वजह से क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ली है। डिस्क आपको पता ही है 2 डायमेंशन सरफेस होता है। शायद डिस्क के केस में या रिंग के केस में आपको एक चैप्टर याद आ गया होगा जो कि 11th क्लास में आपने पढ़ा था। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था क्या? सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। ये आपने क्या करी, एक डिस्क ले ली। इस डिस्क की अपनी रेडियस है। डिस्क की रेडियस है हमारे पास कितनी, लेट से r। अब आप इस डिस्क की एक्सिस पर, डिस्क की एक्सिस पर, रिंग की एक्सिस पर नहीं, डिस्क की एक्सिस पर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब डिस्क का अपना एक सरफेस है ना। डिस्क देखिए आपने, डिस्क का अपना एक सरफेस है। सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिफॉर्म तरीके से किया गया है। तो डिस्क की अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। डिस्क की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? दैट विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज है क्यू, एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करें डिस्क की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कितने डिस्टेंस दूर, कितना x डिस्टेंस दूर। अब हम अगर बात करें, जैसा कि हमने पहले भी किया था जब हम रोटेशन मोशन पढ़ रहे थे, सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने डिस्क का सेंटर ऑफ मास, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाला था। हमें पता है कि डिस्क जो है बेटा वो छोटी छोटी रिंग का कॉम्बिनेशन है। डिस्क के अंदर मैं बहुत सारी रिंग काट सकता हूँ, है ना। और मेरे ख्याल रिंग शायद बनी डिस्क में से कट के होगी। एक मेटल का सॉलिड गोल गोल पीस होता होगा, छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप्स काट देते होंगे तो क्या बन जाती होगी? रिंग बन जाती होगी, है ना। ये रिंग जो है वो रिंग, ये रिंग कैसे बनी होगी? मेटल का एक बड़ा सा एक स्ट्रिप होगा, सॉरी मेटल का एक बड़ी सी प्लेट होगी या डिस्क होगी, उसको गोल गोल काटते गए अलग अलग रेडियस में, छोटी रेडियस, उससे बड़ी रेडियस, उससे बड़ी रेडियस, उससे बड़ी रेडियस, ठीक है ना, अलग अलग रेडियस। ये जो रेडियस मैंने ली है, लेट्स से दिस रेडियस इज वाई, ये वाई रेडियस की रिंग है। अब वाई की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है? कम से कम छोटी से छोटी रिंग जो होती है वो यहाँ हो सकती है, यहाँ, है ना। वाई की कम से कम वैल्यू, कम से कम रेडियस किसी रिंग की कितनी? 0। और मैक्सिमम से मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकती है? मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकती है क्या? r। यही लिमिट बनेगी फ्रॉम 0 टू वेयर r, है ना। तो 0 से r रेडियस की बहुत सारी रिंग है जी यहाँ पे। और मैं इस रिंग की जो थिकनेस है, ये थिकनेस बोल देता हूँ। लेट्स से दिस थिकनेस इज हाउ मच? dy। अब ये रिंग का जो अगर मैं बात करूं जिसकी रेडियस y है, इसकी थिकनेस dy है, और ये जो लाइन है, ये लाइन डिस्क की एक्सिस तो है ही है, साथ में इस रिंग की भी एक्सिस है। जितनी मर्जी रिंग बनाओ, सभी रिंग का सेंटर आएगा तो इसी पॉइंट पे ही, और ये सभी रिंग की क्या होगी? एक्सिस होगी। तो इस रिंग की वजह से, ये रिंग मैं यहां ले रहा हूं, कंसीडर द रिंग इन द डिस्क। ये रिंग जो छोटे से एरिया की रिंग है, इस रिंग की एक्सिस पर, इस रिंग की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। एक रिंग की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिंगल रिंग की वजह से, एक मैं रिंग ही दिखाता हूं अलग से। हाँ, ये मेरे पास एक रिंग है बॉस, है ना, ये रिंग है। ये इस रिंग की जो रेडियस है वो y है, जो थिकनेस है वो dy है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस पे वो होगी k q x बाय में अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। रिंग की रेडियस y है तो y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, पहले वाली बात चल रही है यहाँ पे। इज इक्वल टू k q x बाय में अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस में क्या?
y का स्क्वायर, है ना। ये इस छोटी सी रिंग की मतलब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। अब ऐसी बहुत सारी रिंग है जी। अब पहली बात तो यहाँ पे क्या है कि Q निकालो, चार्ज कितना है यहाँ पे। अब मैं बात करूँ, ये छोटी सी रिंग है बड़ी डिस्क के अंदर, तो इस छोटी सी रिंग का चार्ज भी बहुत छोटा होगा, दैट चार्ज विल बी व्हाट, dq। अब dq कितना होगा जी, dq क्या होगा, है ना। कैसे निकालते हैं चार्ज, यूनिट चार्ज का यूनिट एरिया का चार्ज है सिग्मा, जितने एरिया का निकालना है उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करो। मेरे को बताओ इस रिंग का एरिया कितना है, रिंग का एरिया, रिंग में जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एरिया, यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है, जितने एरिया का निकालना है उस एरिया से मल्टीप्लाई करो। सुनना ध्यान से, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर तो होलो है ये रिंग, अंदर के एरिया में, इस रिंग के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, चार्ज रिंग की इस लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये एरिया निकालना है, ये जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये एरिया कितना होगा, ये एरिया क्या होगा। अगर बेटा मैं पहले भी कहता हूँ जैसे बच्चों को, मेरे पास मान लीजिए इस तरह की रिंग है और मैं इस रिंग को यहाँ से कट कर दूँ, कट करके सीधा कर दूँ, यहाँ से कट करके इसको सीधा कर दूँ, तो मेरे ख्याल एक रेक्टेंगल बन जाएगा ना रेक्टेंगल। कट करके सीधा कर दूंगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल का जो एरिया होगा यही रिंग की लेंथ का एरिया है इसका, है ना। मतलब रिंग का जो ये पोर्शन जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जिस पोर्शन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ सारे में चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एरिया निकालना है। कट किया, रेक्टेंगल बन गया। लेंथ कितनी है इसकी, टोटल लेंथ है इसकी हाउ मच, दैट इज 2 पाई r मतलब इसकी रेडियस क्या है y, 2 पाई y तो लेंथ है, और थिकनेस कितनी है बेटा dy। आप में से कुछ बच्चों ने अगर 11th क्लास में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपसे पूछा जाता है कि जो डिस्क में रिंग काटी है उसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था, याद कीजिए, वो होगा 2 पाई x दैट इज द लेंथ, 2 पाई y दैट इज द लेंथ, और मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस। अब आप कहें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग इज के क्यू, नहीं, यहाँ पे स्मॉल क्यू आएगा, स्मॉल क्यू कह रहा हूँ, डी क्यू आएगा, के क्यू एक्स के, और इसका चार्ज है डी क्यू इंटू में एक्स, वाई में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चार्ज है कितना जी, यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है, जितने एरिया का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितने एरिया का निकालना है, रिंग के एरिया का निकालना है। रिंग का एरिया कितना है, 2 पाई वाई इंटू डी वाई, तो चार्ज आया भाई 2 पाई वाई इंटू डी वाई। पूरी फिजिक्स में यही करना होता है बार बार, 11th से करते आ रहे हैं आप, 12th में भी आगे यही करेंगे आप, ठीक है। द एरिया इज वेरी स्मॉल एरिया, डी ए 2 पाई वाई डी वाई। तो यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा था, जितने एरिया का निकालना था, रिंग का निकालना था, उस एरिया को इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप समझिए, ये मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये छोटी सी रिंग की वजह से आई है, छोटे चार्ज की वजह से आई है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, बहुत स्मॉल है, ठीक है। ये रिंग एक छोटा चार्ज है इस पूरे डिस्क के कंपैरेटिवली, तो इस छोटे चार्ज की जो फील्ड है वो बहुत स्मॉल है, दैट इज डीई। डीई हमारे पास आया जी, यहाँ लिखते हैं डीई हमारे पास आया के डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए ऊपर से, वहां से क्या है डी क्यू की वैल्यू। मैंने कहा ये डेरिवेशन जो है बोर्ड में नहीं आएगी, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रहा हूं, समझिए इसको बस। आपको रिजल्ट याद रखना है, लेकिन जो पैटर्न इसमें सॉल्व करने का है वो पैटर्न जो है कई सारे न्यूमेरिकल में यूज होता है, 11th के भी और 12th के भी। तो डी क्यू की बजाय डी क्यू को लिख सकते हैं हम क्या, सिग्मा इंटू में क्या 2 पाई वाई डी वाई, के डी क्यू एक्स, है ना, के डी क्यू एक्स वाई में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में क्या वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, के की वैल्यू पुट कर देते हैं। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई वाई एक्स डी वाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब तो प्योर मैथमेटिक्स चलेगा, फिजिक्स खत्म हो गई है वहाँ पे उस चीज़ को समझने के बाद। आप में से कुछ बच्चे जानते हैं कि पूरे फिजिक्स में इसी तरह की डेरिवेशंस बार बार जो हैं बार बार हर चैप्टर में आएंगी, यही सेम कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। तो समझ ले तो अच्छी बात है, इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार जो है वो सेम चीज़ें सामने आती रहेंगी आपके। देखिए 2 पाई से पाई कट गया, 2 ज़ा 4, और क्या कुछ कैंसिल हुआ, नहीं और कुछ कैंसिल नहीं हुआ जी। देखो यहाँ पे क्या आ गया, डी ई हमारे पास आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सुनने वाला शब्द पहले भी आपने सुना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी मैंने एक इन्फानाइटली प्लेट की वजह से, ठीक है। वो कैसे आई थी वो यहाँ से भी निकलेगा अभी आगे हमारा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या है एक्स और साथ में है वाई डी वाई, बाय में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डी ई आ गया बॉस, ई निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ई निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई
इंटीग्रेशन ऑफ डी मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। एक्स भी अपने आप में फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई वाली टर्म्स अंदर रहेंगी। क्या रहेगा बेटा, वाई डी वाई बाय में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कुछ गलत लिखा, हाँ देखा, हमेशा ऐसे करता है ये कि पावर 3/2 था ये। कोई बात नहीं, अब तो आदत होगी है, लेकिन सही कर देता हूँ बाद में मैं ना। 3/2 पावर थी रेड होगी, ठीक है। ये 3/2 पावर थी ना, चलो ठीक है, आगे यार कोई बात नहीं, देख लेना थोड़ी देर। मैं पहले भी कहता हूँ थोड़ी देर और देख लिया करो। अब यहाँ लिमिट आएगी वाई की टर्म्स में। वाई की कम से कम वैल्यू मैंने बताई थी कितनी है, 0, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है, वाई। सब जगह 3/2 कर दिया जाए, वरना पाप लगेगा सबको भाई। 3/2 पाप चढ़ेगा, वरना 3/2 यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 होता था, है ना। नीचे जो रिजल्ट होता था वो अंडर रूट नहीं होता था, रूट का क्यूब होता था। रूट का क्यूब मतलब 3/2। यहाँ देखिए ये आ गया हमारे पास। अब हमें इसे सॉल्व करना है भाई। इसको सॉल्व करने का वही तरीका जो हमने कल अपनाया था एक डेरिवेशन में, उसी तरीके से फिर सॉल्व होएगी, करें ना। तो उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ये मिटा रहा हूँ मैं एक बार, कोई यूज़ नहीं है इसका अब, ये तो चार्ज निकालने के लिए यूज़ था। अब हम कहेंगे कि लेट क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो डेरिवेट करते हैं 2x ना, x तो कांस्टेंट है, x तो फिक्स है, x का डेरिवेटिव 0, y जो है वेरिएबल है, y चेंज हो रहा है, तो 2y dy बाई dt मस्ट बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज 2t। 2 से 2 कट गया। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं कि हमारे पास y dy की वैल्यू निकल कर आ रही है क्या, t dt। नाउ y dy की वैल्यू t dt, पुट इन फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, है ना। नियति अपने आप को रिपीट कर रही है, कल वाली बातें फिर हो रही हैं। पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट बेटा। सेकंड और थर्ड फर्स्ट में पुट करता हूँ तो मेरे पास बच्चे e इज़ इक्वल टू आ जाता है क्या, अरे समझ आ गया ना, कल करा था मैंने डेरिवेटिव यार, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x और इंटीग्रेशन ऑफ y dy। व्हाट इज़ y dy, y dy इज़ t dt। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टी स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 से 2 कट गया, नीचे टी क्यूब है, ऊपर एक टी है, सेम कल वाला कॉन्सेप्ट है। तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी बाय टी क्यूब, नीचे टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से -1/t आएगा। बट लिमिट बताओ, लिमिट क्या आएगी। चलो ये तो कर देंगे, -1/t इंटीग्रेशन आना है, हो भी गया समझ लो, लास्ट में रिजल्ट आने ही वाला है बस। लिमिट क्या आएगी, लिमिट कैसे निकालेंगे, पहले इनिशियली क्या करेंगे, इनिशियली हम लोग क्या करें, किसकी वैल्यू, इनिशियली हम जो है x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या आता है, y, क्या हुआ, सॉरी y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू 0 पुट करते ही निकालो, लिमिट निकालो यार, कमाल है। y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, t इज इक्वल टू क्या आ जाता है, x, है ना। और फिर y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, r, तो t इज इक्वल टू आता है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बताऊँ दोबारा से यार, देखो सबसे पहले इनिशियली y की वैल्यू क्या पुट की जाए, 0, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, t इज इक्वल टू आएगा x, कौन सी इक्वेशन में, इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में टी एक्स आएगा इनिशियली। फिर y की वैल्यू पुट करिए आप, क्या y की वैल्यू है r, तो t आएगा हमारे पास क्या, t आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में क्या, r स्क्वायर, यही आएगा ना भाई। t आएगा अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कल किया था इसलिए ज़रा टेंशन नहीं ले रहा हूँ मैं, फिर से वही लिखते हैं। लिमिट आई जी, t की इनिशियल लिमिट है x, है ना, और फाइनल लिमिट क्या है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस में क्या, एक्स स्क्वायर, ये लिमिट आ गई है। अब इसके बाद यहाँ मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि कल वाली सेम चीज़ चल रही है। कई बार यही चीज़ें बार बार आगे रिपीट होंगी, आदत हो जाएगी अभी आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x, और हमारे पास ब्रैकेट में देखो t बाय टी क्यूब 1/t स्क्वायर, इंटीग्रेशन आएगा -1/t, कल की तरह सेम, दोबारा नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। और उसके बाद लिमिट आ गई आपकी क्या, x से लेके
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उल्टा हो जाएगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट बिकॉज नेगेटिव है यहाँ। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स और बेटा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर आप एक काम करो, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x बाय एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय में क्या अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस इससे ज़्यादा प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक डिस्क की वजह से। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेशन मुझे आती थी इसलिए मैंने आपको करा दी है। रीज़न कराने का ये है कि जो बच्चे मेंस के बाद एडवांस देने जाएंगे उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए, और नीट वाले बच्चों को भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट ही याद रखना है वैसे तो, पर कैसे किया समझ में आ गया शायद आपको। अब इसमें एक स्पेशल केस करते हैं, फिर अगली लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्पेशल केस का है, देखिएगा भैया स्पेशल केस कह रहा है कि अगर मान लो r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, मतलब ये डिस्क की रेडियस इन्फानाइट हो जाए, मतलब ये जो सरफेस चार्ज है ना ये किसी भी शेप का अगर ये इन्फानाइट रेडियस वाला है, मेरी बात समझिएगा, नॉट ओनली डिस्क, ये सरफेस चार्ज अगर किसी भी शेप का है, चाहे वो प्लेट है, वेरिएबल शेप है, कैसी भी है, एक इन्फानाइट रेडियस वाली डिस्क भी मान सकता हूँ मैं इसको, है ना। अब ये रेडियस इन्फानाइट है तो बस वो तो हमने देखा नहीं ना कहाँ पे है इन्फिनिटी, तो इसको इन्फानाइट रेडियस वाले डिस्क भी मान सकता हूँ, या कोई भी इन्फानाइटली सरफेस चार्ज वाला कोई भी इन्फानाइट सरफेस चार्ज मान सकता हूँ जिस पे यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसकी एक्सिस पर, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखो, आर को मैं इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ तो ईज विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस व्हाट 0, आर इज इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आप देख रहे हैं ये किसी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका जो सरफेस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, वो इन्फानाइट रेडियस वाला सरफेस होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म आती है, कांस्टेंट आती है। अब आप कहोगे सर वहाँ पे तो आपने ऐसी कोई कंडीशन नहीं बताई थी, वहाँ पे मेरे आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा था 2 प्लेट हैं और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास रखी हैं। मीनिंग समझो, क्या ये बोर्ड जो आपको सामने दिख रहा है, क्या ये बोर्ड इन्फानाइट हो सकता है? क्या इन्फानाइट सरफेस इसका हो सकता है? आई मीन टू से इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ इन्फानाइट हो सकती है या है? ये है, लेकिन डिपेंड करता है इंटरफेस पे, मतलब डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। अब एक बैक्टीरिया को मैं यहाँ बिठा दूँ, बैक्टीरिया, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो अलग चीज़ है, ठीक है, वो तो वायरस है। मैं बैक्टीरिया को यहाँ बिठा देता हूँ, एक हल्का छोटा सा बैक्टीरिया हो या कोई वायरस का नाम नहीं लेंगे अभी हम, कोई भी यहाँ बैठ जाए, तो बैक्टीरिया के लिए बेटा ये जो बोर्ड है ये अपने आप में एक इन्फानाइटली लॉन्ग सरफेस है। अब मैं अपना मुंह दीवार के साथ चिपका लूँ और फिर मैं दीवार को ऐसे ऊपर ऊपर करके देखूँ तो दीवार मेरे लिए बहुत बड़ी है। मतलब कोई चीज़ इन्फानाइट लेंथ ब्रेथ वाली, इन्फानाइट डायमेंशन वाली कब होती है? जब ऑब्जर्वर जो है उसके बहुत ज़्यादा पास हो, उसकी डायमेंशन के कंपैरेटिवली ऑब्जर्वर का डिस्टेंस अगर बहुत कम है तो वो चीज़ इन्फानाइट कहलाएगी। मान लो डिस्क की रेडियस है 1 मीटर, 1 मीटर रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1 मीटर डिस्क की रेडियस है और ऑब्जर्वर डिस्क के बिल्कुल पास में ही है। कितना पास में है? ऑब्जर्वर है 0.002 मिलीमीटर दूर। अब इतना पास अगर ऑब्जर्वर है तो डिस्क उसके लिए जो है वो इन्फानाइट होगी, और उस केस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानी जाएगी? कांस्टेंट मानी जाएगी। अदरवाइज तो आपको पता है दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड जो है वो डिक्रीज होगी, लगने वाली फोर्स पहले से कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, जितना दूर जाएंगे उतनी फील्ड कम होगी, है ना। पर यहाँ कांस्टेंट आएगी सिर्फ एक कंडीशन में, कि पॉइंट जो है, आई मीन टू से एक्स जो है, x मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन r। जो x होता है हमारा, ये डिस्टेंस जहाँ फील्ड निकाल रहे हैं, ये r रेडियस से बहुत छोटा होना चाहिए। जहाँ ये हमारा x हो गया, है ना, और ये r हो गया, तो x r से बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब x नियरली टेंड्स टू व्हाट 0 होना चाहिए एज कम्पेयर टू r। तो यहाँ पे
सिग्मा बाय क्या आ जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं बात को आप? तो दैट्स द कॉन्सेप्ट, इसको नोट कीजिए फटाफट से, फिर आगे पढ़ते हैं। एक हेमिस्फीयर और पढ़ लेते हैं बस लास्ट। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं होलो हेमिस्फीयर के वजह से, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर, मेरे पास एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। उस स्फीयर के सरफेस पे मैंने 4πr² सरफेस पे यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके सेंटर पे या उसके अंदर कहीं भी इनसाइड द कंडक्टर, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। उसके सेंटर पे या इनसाइड द कंडक्टर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में एंटर नहीं करती हैं। अब स्फीयर होगा तो उसके सेंटर पे फील्ड 0 होगी। बट मान लीजिए मेरे पास जो है बॉस होलो हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर है ना, यानी कि मेरे पास एक सरफेस है, एक हेमिस्फीयर है, ऐसे बना सकते हैं इसको हम। अगर मेरे पास एक होलो हेमिस्फीयर है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसके अंदर 0 होगी, बट यहाँ ये पॉइंट जो है वो उसके होलो हेमिस्फीयर के सेंटर पे लाई कर रहा है। ये इनसाइड पॉइंट नहीं है, ये अंदर की तरफ पॉइंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2πr² पर, ठीक है। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई हमारी सिग्मा। सिग्मा इज चार्ज बाय एरिया, चार्ज इज क्यू जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, और एरिया है 2πr²। अब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। अब इसके लिए भी मैं एक डेरिवेशन करा रहा हूँ, जो आप लिख लीजिए, वो भी CBSE सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। मैं जो भी कल से करा रहा हूँ वो CBSE बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है आपके, ठीक है। लेकिन हमें जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट वी डिस्कस, हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करना है बॉस? कुछ नहीं है कि स्फीयर को समझिए आप, है ना। स्फीयर ले लेता हूँ मैं, हेमिस्फीयर थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार अच्छा सा। और ऊंचा भी कर देते हैं, ऊंचा भी हो जा भाई, ठीक है। डायग्राम ही समझना है और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन कट कर देता हूँ मैं। ये होलो हेमिस्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ होलो हेमिस्फीयर, एट द सेंटर ऑफ होलो हेमिस्फीयर। ये होलो हेमिस्फीयर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये छोटा पोर्शन मैं कट कर दूं तो मेरे ख्याल मैंने फिर से एक रिंग बना दी, रिंग कट हो गई, रिंग। अब इस रिंग की अगर मैं बात करूं, मैंने ये रिंग जो है यहाँ बनाई है। मैं यहाँ भी बना सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे, यहाँ ऊपर भी बना सकता हूँ मैं एक रिंग यहाँ पे। मैं इसमें छोटी से लेके बड़ी रिंग जो है वो काट सकता हूँ। बात समझिएगा, सेम बात आ रही है जो आप जो है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन में पढ़ते थे। ये रेडियस r है। अब ये जो रिंग की रेडियस है ये r से कम है। मैं इससे बड़ी रेडियस की रिंग भी काट सकता हूँ ना। मैं इससे छोटी रेडियस की रिंग भी ऊपर काट सकता हूँ यहाँ। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि मैं कम से कम कितनी रेडियस की रिंग, कितनी छोटी रेडियस की रिंग काट सकता हूँ? 0। और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं बड़ी से बड़ी रिंग कौन सी काट सकता हूँ? r रेडियस वाली। मतलब यहाँ पे बहुत सारी रिंग्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे डिस्क में भी बहुत सारी इसका कॉम्बिनेशन था रिंग का, रेडियस 0 से लेके r के बीच वेरी कर रही थी।
यहाँ भी बहुत सारी रिंग का कॉम्बिनेशन है जी। इसकी रेडियस भी 0 से लेके r के बीच वेरी कर रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब डेरिवेशन कैसे करते हैं समझो, और यही तरीका होता है। ये आपने छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया जिसका एंगल भी दिखाया जाएगा यहाँ पे रिंग के सेंटर पे, मान लो सेंटर है, ठीक है, थोड़ा और पीछे ले चल जाएगा यार। ये रेडियस है r और ये एंगल है जी डी थीटा। डी थीटा एंगल पे छोटा सा थिकनेस वाला रिंग बनाया आपने। अब ये थिकनेस वाला रिंग जो आपने बनाया है, मैं अगर बात करूं, ये जो आपने लिया है ये थीटा एंगल ऊपर दिया है, थीटा एंगल ऊपर डी थीटा, इधर दिखाते हैं, डी थीटा थिकनेस वाला आपने जो है वहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन रिंग का लिया। ये थीटा एंगल की बात करूं, ध्यान समझिएगा, थीटा की बात करूं, कम से कम थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। मैं सबसे कम एक रिंग नीचे काटता हूं बिल्कुल इसके पैरेलल, जो ये बॉटम सरफेस है इसका, है ना, एक कटोरा उल्टा, कटोरे का बॉटम सरफेस जो है, ठीक है, ये एक रिंग, वैसे ये मतलब जो है हेमिस्फीयर की शेप में नहीं है, लेकिन अगर मैं कटोरी की बात करूं, मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा है भाई ऐसा कुछ भी, तो चलो कोई नहीं, समझ जाएंगे आप। सबसे कम मैं ये वाला काटता हूँ तो यहाँ थीटा जो है सबसे नीचे 0 होता है। फिर एक रिंग और ऊपर काटो, फिर एक ऊपर काटो, फिर एक और ऊपर काटो, सबसे ऊपर रिंग जो कटेगी, सबसे ऊपर रिंग जो आप काटेंगे वो रिंग जो है वो यहाँ कटेगी, यहाँ इस जगह पे। अब थीटा बढ़ते 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 उस रिंग के केस में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना, समझ पा रहे हैं। सबसे कम वैल्यू ऑफ थीटा 0, यहाँ कटेगी नीचे रिंग, फिर थोड़ी ऊपर, फिर थोड़ी ऊपर, हर रिंग का थीटा अलग अलग आएगा भाई। थीटा एंगल है कम से कम 0 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 90। ये मत कहना 0 से 180, अरे रिंग काटनी है यार। एक रिंग सबसे पहले नीचे मिलेगी जहाँ थीटा 0 होगा, फिर थीटा बढ़ता जाएगा, रिंग पूरी काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम थीटा 90 जब हो जाएगा तो इस रिंग की बात आ जाएगी, इसकी जो आपने यहाँ कट कर दी पूरी। तो सारी रिंग्स जो है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के एंगल में लाई करती हैं, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, जब थीटा बढ़ते 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 90 हो जाएगा तो इस रिंग की बात आ जाएगी जो यहाँ काटी है आपने, और ये लास्ट रिंग है जो यहाँ काटोगे आप। तो यहाँ से शुरू हो गए, यहाँ तक करते 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 यहाँ लास्ट रिंग कटेगी, तो 0 से 90 आएगा। फिलहाल ये अगर थीटा है बच्चे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर दोबारा से डायग्राम को बना के समझाऊं, इसमें समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना ही है, कुछ नहीं है खेल, बाकी तो थोड़ा सा ही है। ये रिंग ली, ये एंगल थीटा था ये, तो ये एंगल भी क्या बना, थीटा बना, है ना, ये थीटा था तो ये एंगल भी थीटा बना, बना के नहीं बना भाई, ये थीटा बना, ये आर रेडियस थी। ये रिंग जो आप देख रहे हैं ऊपर वाली, इस रिंग के सेंटर से लाइन नीचे आ रही है। रिंग के सेंटर से लाइन अगर नीचे आएगी, रिंग के सेंटर से लाइन अगर नीचे आएगी तो वो रिंग की एक्सिस कहलाएगी। रिंग की क्या कहलाएगी, एक्सिस कहलाएगी। मतलब जो हेमिस्फीयर का सेंटर है ना बेटा, वो रिंग की एक्सिस पे लाई कर रहा है। जितनी रिंग यहाँ काटोगे सभी रिंग की एक्सिस पे, चाहे यहाँ ले लेना रिंग, उनकी एक्सिस पे लाई कर रहा है रिंग, ये हेमिस्फीयर का सेंटर। तो ये जो रिंग आप देख रहे हैं, इस रिंग से इस एक्सिस पे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से समझो बात को। ये आर है, ये थीटा है, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, है ना। अरे एंगल के साथ में कॉस थीटा, सामने आर साइन थीटा, एंगल बनता हाइपोटेनस और बेस के बीच, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। तो ये तो हो गई रिंग की रेडियस, ये हो गई रिंग की रेडियस, रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है जी। क्या है जी, आर कॉस थीटा।
और ये मेरे ख्याल वो डिस्टेंस हो गया जिसको आप x कहते थे, एक्सिस का डिस्टेंस। रिंग की एक्सिस पे x डिस्टेंस नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो रिंग की एक्सिस के अलोंग ही होती थी। तो इस छोटी रिंग की वजह से अलोंग द एक्सिस जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी k, इस छोटी रिंग का चार्ज KQX बाय में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर मतलब रेडियस ऑफ रिंग कितनी है, ध्यान आ रहा है क्या? अरे मैं ऐसे बना देता हूँ भाई, ये है रिंग, इसकी रेडियस है आर कॉस थीटा और एक्सिस का डिस्टेंस है इसका आर साइन थीटा। समझ पा रहे हैं? रेडियस आर कॉस थीटा, एक्सिस का डिस्टेंस आर साइन थीटा, ठीक है। और इस छोटी रिंग का अपना खुद का एक चार्ज है, वो चार्ज है क्या, डी क्यू। तो फॉर्मूला क्या आएगा, KQX। व्हाट डू मीन बाय एक्स, एक्स मतलब आएगा आर साइन थीटा और बाय में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। आर मतलब रेडियस, रेडियस कितनी है, वो है आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर मतलब आर साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। उस अबे रूट में नहीं होता है, मैं फिर गलत लिख जाता हूँ। 3/2 क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना भाई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो है। तो आप समझ पा रहे हैं, यही है। मैं रिंग को साइड में बना देता हूँ अगर आप मेरी बात को क्लियरली समझ गए हैं तो। ले भाई, ये रे रिंग, ये तेरी रेडियस आर कॉस थीटा, ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस दैट इज आर साइन थीटा, ठीक है। यही खेल चल रहा है, आप समझो। ये डी और अलोंग द एक्सिस आती है, अलोंग द एक्सिस आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे की तरफ आएगी। अब डी ये आ गई। अब पुट करना है डी क्यू, इस छोटी रिंग का चार्ज कितना है डी क्यू। अब कई बच्चे कह रहे हैं पागल से क्या कराया जा रहा है, लेकिन ये करना ज़रूरी है रे भैया, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ आपके साथ, मैं भी तो कर रहा हूँ यार। डी क्यू क्या है, डी क्यू चार्ज, यूनिट एरिया का चार्ज है सिग्मा। कितने एरिया का निकालना चाहते हो, रिंग का एरिया बताया मैंने अभी, सिग्मा है यूनिट एरिया का चार्ज। तुम कितने एरिया का निकालना चाहते हो, तुम निकालना चाहते हो साहब एक तो 2 इंटू वट, 2 इंटू में इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आर कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय इसकी थिकनेस, मल्टीप्लाई बाय इसकी थिकनेस। मेरे को ध्यान से सोच के बताओ ये थिकनेस कितनी है। ये थिकनेस जो है यानी कि मैं कह सकता हूँ ये आर डी थीटा है। अब तुम में से कहेगा ये क्या चीज़ है, अरे एंगल इज आर्क बाय एंगल इज स्मॉल डी थीटा, एंगल पे है ना ये आर्क, थिकनेस निकालनी है ना, ये आर्क निकालनी छोटी सी ये वाली, ये कितनी है, ये थिकनेस होगी ना इसकी। तो ये थिकनेस क्या होगी, एंगल इंटू रेडियस। अरे एंगल इज आर्क बाय रेडियस, देन आर्क इज एंगल इंटू रेडियस, एंगल इज आर, रेडियस इज एंगल इज डी थीटा, रेडियस इज व्हाट आर, तो वो थिकनेस आ गई। अब इस रिंग की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो रिंग को मैं काट के सीधा कर देता हूं तो उसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 2 इंटू रेडियस। व्हाट इज द रेडियस, आर कॉस थीटा। मैं अपग्रेड हो रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन अपग्रेड होके चल रहा है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है उसमें। और इसकी थिकनेस क्या आएगी, थिकनेस आएगी आर डी थीटा। तो इसका स्मॉल एरिया कितना आ जाएगा, छोटा सा एरिया 2 आर कॉस थीटा इंटू में आर डी थीटा, दैट इज़ द एरिया। अब आप कह रहे थे आपको डी क्यू निकालना था, इसका चार्ज, यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है, कितने एरिया का निकालना चाहते हो, डी ए एरिया का। तो जी डी ए एरिया का चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा तो चलो सिग्मा के फॉर्म में रखते हैं, उसका तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। डी ए की वैल्यू पुट करो, ये रही क्या है जी 2 आर कॉस थीटा और आर डी थीटा, है ना। और डी क्यू इज इक्वल टू 2 सिग्मा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, दैट इज द डी क्यू। Now put the value of dq here and get the electric field small amount वाली, फिर टोटल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं ये डायग्राम हटा देता हूँ, इसकी कोई यूज़ नहीं है अब, आप नोट कर लीजिए, हम उसी से काम चला लेंगे। बस ध्यान रखिएगा लिमिट आएंगी थीटा की टर्म्स में, थीटा 0 से लेके कहाँ तक होगा 90 तक, ठीक है। बस चलो अब आएगा हमारे पास असली मज़ा। डी ई इज़ व्हाट, के डी क्यू, के डी क्यू मतलब
2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा के डी क्यू आर साइन थीटा जो कि x होता था, y में आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। आप में से कुछ बच्चे समझ गए हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 3/2 है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जितना सॉल्व हो सकता है मैक्सिमम सॉल्व कर लो इंटीग्रेशन से पहले। के को पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। जितना सॉल्व हो सकता है सॉल्व करो, सब कट जाएगा देखना अभी। और ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बच्चे कह रहे पागल वाली बात हो गई है तो आज नहीं मज़ा आ रहा है बेटा। आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, आर क्यूब है नीचे, ऊपर भी आर क्यूब है, कट गया जी। 2 पाई से ये कैंसिल होता हुआ यहाँ 2 बचेगा है ना। और डी ई 2 पाई से कैंसिल नहीं करते, इंटीग्रेट करना है ना हमारे को, थोड़ा सही चल के रखते हैं। देखो कैसे, इसे कैंसिल नहीं करते, पाई से पाई कैंसिल करते हैं, इंटीग्रेट करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो आपका होता है वो होता है साइन 2 थीटा और साथ में आ गया डी थीटा है ना। 2 साइन है कॉस है दैट इज साइन 2 है, साइन 2 थीटा। अब ये डी आ गया, बस इसको इंटीग्रेट करना है। ई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। लिमिट आएगी बेटा थीटा की टर्म्स में 0 to π/2। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता ही है। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 थीटा π/2। लिमिट आ गई 0 से π/2 है ना। तो बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ। 1 आएगा ये, ठीक है, 1 आएगा 1। कॉस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लो, कॉस 0 माइनस कॉस 2 इंटू π/2 y/2 है ना। थीटा की जगह पहले 0 पुट कर दिया, फिर π/2 पुट कर दिया। अरे माइनस में था ना तो अपर माइनस लोअर की बजाय लोअर माइनस अपर कर दिया। cos 0 इज हाउ मच 1 एंड cos pi इज -1, cos 0 1, cos pi 180 -1 इंटू माइनस प्लस 1 बाय में क्या 2, तो 1 + 1/2 इट मीन्स टू से 1। तो ये जो इंटीग्रेशन आने वाला है साइन 2 थीटा डी थीटा का 0 से 90 बता रहा हूँ ये मैं, वो 1 आने वाला है। तो वो 1 आएगा तो बात ही ख़त्म हो गई। तो सिग्मा ये E इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखिए एक हेमिस्फीयर के सेंटर पर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो भी आर पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो भी है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। कैसे किया समझ में आ गया होगा आपको, फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास कितना, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। इसको नोट कीजिए अब आप, ठीक है। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन मैं छोटा सा और करा देता हूँ इस पे। लो जी,
इसमें एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम ना, एक लास्ट एक वैसे ही मेरे मन में आ गया, लेट मी ट्राई दैट, कि एक मेरे पास मान लीजिए रिंग ले लूँ, उससे सेमी सर्कुलर रिंग ले लें क्या? चलो सेमी सर्कुलर रिंग ले ली हमने एक, दैट इज़ द सेमी सर्कुलर रिंग। अब सेमी सर्कुलर रिंग है जी ये, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आपको आती है अगर चार्ज को यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। डेंसिटी है लैम्डा, पर मुझे कहा जा रहा है कि लैम्डा रिंग है, रिंग लैम्डा इज़ लैम्डा नॉट कॉस थीटा, मतलब लैम्डा जो है वो चेंज हो रही है और लैम्डा नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, बट लैम्डा इज़ नॉट कांस्टेंट, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं है, हर यूनिट लेंथ का चार्ज अलग अलग है, डिपेंड्स ऑन द एंगल थीटा। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मुझे जो है कहा जाए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मैं कह रहा हूँ हेमिस्फीयर नहीं, रिंग है, रिंग रिंग ये ऑलरेडी रिंग है, इस रिंग पे एक छोटी सी लेंथ लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इस छोटी लेंथ का करने का तरीका समझना आप तुम, इस छोटी लेंथ का एंगल वही है हमारा डी थीटा, रिंग की रेडियस है आर, और ये छोटी लेंथ हमारी फिर से हो जाएगी क्या, आर डी थीटा हो जाएगी ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जब बार बार एक चीज़ को यूज़ करते हैं तो अपने आप याद हो जाता है वो, आर डी थीटा। अब मैं अगर बात करूँ, इस छोटी लेंथ का चार्ज है डी क्यू। अब डी क्यू क्या होगा, यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा, और आर डी थीटा लेंथ का चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। यूनिट लेंथ का चार्ज क्या है, लैम्डा, मुझे कितने लेंथ का निकालना है, आर डी थीटा का, तो आर डी थीटा का क्या होगा, लैम्डा इंटू में आर डी थीटा। व्हाट इज़ द, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दिस इज़ द आर, तो यहाँ अगर बात करें हमारे पास लैम्डा है जी, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, और साथ में आएगा आर डी थीटा, दैट इज़ द डी क्यू। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, डीई के दो कंपोनेंट होते थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और ये मान लीजिए कितने एंगल पर है, लेट्स से दिस इज़ व्हाट थीटा। थीटा 0 होगा तो लैम्डा नोट होगा, कॉस 0 इज़ 1। थीटा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी, अरे 90 नहीं होगी मेरे बाबा, यहाँ पे कोई स्फीयर थोड़ा है यार, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट देखने हैं सारे, जैसे ये देख रहे हो आप, ये कम से कम छोटा एलिमेंट यहाँ मिलेगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। यही तो सिखाना है यार, और क्या सिखाना है मुझे यार, और तुम्हें आता है छोटी छोटी बातें थोड़ी सिखानी है, ले तुम्हें तो तुम उसमें खुश होते जा, लॉलीपॉप मिल जाता है, अरे वाह ये तो बहुत आसान था, अरे बाबा यही सीखना है भाई, पेपर में ये आएंगे। थीटा इज़ व्हाट, 0 होगा तो ये एलिमेंट है, थीटा 90 होगा तो ये एलिमेंट है, ठीक है, थीटा 0 है तो ये एलिमेंट है, थीटा 90 है तो ये एलिमेंट है। कोई मुझे कह रहा था कि ऑनलाइन पढ़ाते हुए इन चीज़ों को मत बताइए, क्यों ना बताऊं यार, पढ़ेंगे बच्चे यार, समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे यार, कमाल होगी। तो 0 पे पहला एलिमेंट है, और 90 में नहीं, 90 में तो ये एलिमेंट है, ये वाला, ऐसे ऐसे और भी तो है पीछे। पिछली बार बेटा रिंग थी, एक रिंग यहाँ कटी थी 0 पे, फिर उससे अगली ऊपर कटी थी, फिर उससे अगली ऊपर कट गई थी, फिर उससे लास्ट वाली यहाँ कट गई थी, उसके बाद कोई रिंग बची नहीं थी, तो थीटा यानी कि 0 से लेके क्या था 90 तक। ये तो छोटे छोटे एलिमेंट है यार, 0 से शुरू हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं 180 तक। अब यहाँ दो कंपोनेंट हैं जी, एक हमारा डी ई परपेंडिकुलर और एक क्या है हमारा डी ई पैरेलल, है ना। और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आता क्या था हमारे पास इंटीग्रेट करके आता था, आपको पता ही है। अब एक बार मैं चाहता हूँ आप इसको ट्राई करें, आप यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, परपेंडिकुलर वाली भी और पैरेलल वाली भी। यहाँ पैरेलल वाली कैंसिल आउट नहीं होगी, रीज़न ना होने का क्योंकि पिछली बार क्या था, लैम्डा सेम रहता था, अब लैम्डा क्या हो रहा है, अलग अलग है। लैम्डा अलग होने से क्या है कि जितना चार्ज इस छोटे पोर्शन पे है ना, जो मान लो 30 डिग्री के एंगल पे है, cos 30, वहाँ चार्ज होगा लैम्डा इंटू में दिस आर डी थीटा, है ना, यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा, जितनी लेंथ का निकाल रहे हो वो लेंथ को उससे मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ सारी सेम ली है हमने, पर हर सेम लेंथ पे चार्ज सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि हर जगह लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है डिपेंडिंग ऑन थीटा। तो जब चार्ज बढ़ता जा रहा है 0 से आगे बढ़ते हुए, कम होता जा रहा है, cos थीटा की वैल्यू जो है 0 से 90 की तरफ डिक्रीज होती है। तो मेरी बात समझना, तो हर यूनिट लेंथ पे चार्ज जब ऊपर जा रहे हैं ना, थीटा बढ़ता जा रहा है, चार्ज कम होता जा रहा है। तो समझ पा रहे हैं,
थीटा बढ़ता जा रहा है, चार्ज कम होता जा रहा है, यहाँ जाके चार्ज बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि यहाँ थीटा 90 हो गया, कॉस 90 जीरो है, चार्ज ही नहीं है। फिर थीटा और बढ़ता जाएगा, आगे समझ सकते हैं 120, 145 समथिंग 180 तक जाएगा, फिर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो इधर भी चार्ज वेरिएबल है, इधर भी चार्ज वेरिएबल है। तो आपको फ़िलहाल मैं ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको। ई पैरेलल क्या आएगी, ई परपेंडिकुलर क्या आएगी, वो निकाल कर दिखानी है, ठीक है। वो आप ट्राई कीजिएगा। रिंग वाला केस उठाइएगा, रिंग वाला केस इंटीग्रेशन वहाँ भी किया था, इंटीग्रेशन यहाँ भी होएगा। बस यहाँ लेमडा की जगह लेमडा नॉट कॉस थीटा लिखा जाएगा। तो नोट कर दीजिए इसको आप फटाफट से, ठीक है। वैसे एंड दे देता हूँ हल्का सा। आपको पता है ये थीटा था, तो हमारा ये एंगल क्या बनाता था, दैट एंगल वाज व्हाट, थीटा, है ना। मैंने कल परसों बताया था, ये आएगा हमारा के लेमडा बाय आर कॉस थीटा, है ना, डी थीटा। ये आएगा के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा। दो कंपोनेंट होंगे ना डी के। अबे के क्यू बाय, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर यार, डी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज के क्यू, के क्यू, क्यू मतलब क्या है, क्यू मतलब है हमारे पास क्या, यूनिट लेंथ का चार्ज लेमडा, और जितनी लेंथ का निकाल रहे हो कितना, आर डी थीटा। ये के डी क्यू, डी क्यू ये है यूनिट लेंथ का चार्ज है, लेमडा जितनी लेंथ का निकाल रहे हो उसे लेंथ को मल्टीप्लाई करो, और बाय में आर स्क्वायर, एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो वही तो कह रहा हूँ, के लेमडा बाय आर इंटू में डी थीटा। यार पहले भी तो किया था यार, के लेमडा बाय आर इंटू में क्या, डी थीटा, डी ई है। इसके दो कंपोनेंट करोगे, थीटा के साथ वाला के लेमडा बाय आर डी थीटा कॉस थीटा, दूसरा वाला के लेमडा बाय आर डी थीटा साइन थीटा। हाँ, के लेमडा बाय आर कॉस डी थीटा, के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आपने लेमडा की वैल्यू पुट करनी है। लेमडा की वैल्यू क्या है बेटे, लेमडा नोट कॉस थीटा। लेमडा नॉट कॉस थीटा यहाँ पुट करना है। चल कर देते हैं, चलो जिन्होंने अपने आप करना है ट्राई कर लो। थोड़ा सा और लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। के लेमडा नॉट कॉस थीटा, लेमडा की वैल्यू साथ में कॉस थीटा डी थीटा। अरे मेरे बाबा डी की वैल्यू निकाली के क्यू बाय आर स्क्वायर से, ये निकली। उस डी के दो कंपोनेंट किए, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, दूसरा वाला साइन थीटा। तो वही तो कर रहा हूँ, डी ए डी दो कंपोनेंट मैंने पहले लिख दिए थे, मुझे लगा तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो समझ गए तो अच्छी बात है। डी ई परपेंडिकुलर, डी ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी मेरे भाई, वो होगी के लेमडा की वैल्यू पुट करो, लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट कॉस थीटा, और साथ में साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, और बाएं में नीचे आर भी लिखा जाएगा। रे अब तुम्हें जो है ई पैरेलल निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी परपेंडिकुलर। एंगल ले लेना 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 180 तक सॉल्व कर देना, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है, आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो इंटीग्रेशन इन दोनों को। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका इंटीग्रेशन बताता हूँ, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा रह गया यार, सारा कुछ तो कर ही दिया मैंने। इधर कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होना है, उधर कॉस थीटा साइन थीटा का होना है। फिर सुन लो एक हिंट, साइन थीटा कॉस थीटा को लिख देना साइन 2 थीटा बाय 2। अब साइन थीटा कॉस थीटा जो होगा उसको साइन 2 थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, 2/2 से मल्टीप्लाई करके। ऊपर बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे आएगा 2। ऊपर जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा उसको साइन 2 थीटा लिखोगे आप, ठीक है। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को आप जो है चेंज करेंगे साइन थीटा के फॉर्मेट में। साइन थीटा डिग्री 2 नहीं होनी चाहिए, डिग्री 1 रहनी चाहिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला हमारा होता था। आप कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा के फॉर्मूले में चेंज करेंगे तो वहाँ से भी आपका जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी।
और आंसर निकल कर आएगा 0 to पाई, 0 to पाई। देखिएगा क्या आता है, ट्राई कीजिए आप, कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे इसे। इसमें कॉन्सेप्ट सारा मैंने समझा दिया आपको, सिर्फ सिंपल सा मैथमेटिक्स रह गया है। तो कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ और इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।